हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होती है और इसके कितने भाग होते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर और उनके पार्ट के बारे में जानेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। और मैं इसका PDF लिंक टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से इसे डाउनलोड करके अपनी नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ITI से हर रिलेटेड आपको अपडेट जानकारी दी जाती है मेरे चैनल पर। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। आप तो ट्रांसफार्मर के नाम से पहले भी परिचित हो चुके होंगे, लेकिन इनकी डिफिनीसन साइंस की भाषा में इसे क्या कहा जाता है, इनकी डिफिनीसन क्या होती है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक्स डिवाइस होती है जो वोल्टेज को उच्च स्तर से निम्न स्तर और निम्न स्तर से उच्च स्तर में बदलने का कार्य करती है। तो स्टैटिक्स डिवाइस का मतलब होती है स्थैतिक उपकरण या युक्ति। इसमें घूमने वाला कोई पार्ट नहीं होती है, इसलिए इसे स्टैटिक्स डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर के बारे में डिफिनीसन थी, और ट्रांसफार्मर का फिगर कुछ इस प्रकार के होती है। इसके कई पार्ट्स होते हैं, उससे हम एक एक करके आगे जानेंगे। अब आइए ट्रांसफार्मर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। फर्स्ट, ट्रांसफार्मर केवल AC करंट पर कार्य करती है। सेकेंड, ट्रांसफार्मर AC करंट की शक्ति एवं आवृत्ति को नहीं बदलती है। थर्ड, अगर ट्रांसफार्मर को DC सप्लाई दिया जाए तो उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। फोर्थ, बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है 95% से 98% तक होती है। और नेक्स्ट यानी कि पांचवा जो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है KVA में होती है। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसको आपको अपनी नोट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ये इनके हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानें। अब आइए एक एक करके जानते हैं कि इनके कितने पार्ट्स होते हैं। पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर यानी कि ट्रांसफार्मर के भाग। ट्रांसफार्मर का जो फर्स्ट भाग होती है उसे हम कोर कहेंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य होती है फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना, और इसी पर वाइंडिंग की जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। और यह जो होती है परतदार सिलिकॉन इस्पात की बनी होती है, यानी कि लेमिनेट कोर का उपयोग करके इसे आपस में पटलित करके बनाया जाता है। सिलिकॉन इस्पात का इसलिए प्रयोग की जाती है क्योंकि इसकी चुंबकशीलता उच्च होती है और एडी करंट लॉस इसमें कम होती है। इस लेमिनेशन की जो मोटाई होती है वो 0.25 mm से 0.5 mm तक होती है। ते हम लोग कोर के बारे में जाने। अब आइए नेक्स्ट पार्ट यानी कि वाइंडिंग के बारे में जानते हैं। तो वाइंडिंग मुख्यतः दो प्रकार से होती है, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। वाइंडिंग में कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाइंडिंग में हम तांबा के तार का प्रयोग करते हैं। और जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो विद्युत के सोर्स यानी कि स्रोत से जोड़ी जाती है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है विद्युत के लोड से जोड़ी जाती है। प्राइमरी वाइंडिंग को इनपुट सप्लाई के नाम से भी जाना जाता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग को आउटपुट सप्लाई के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिस ओर से धारा ले रही है उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे, और जिस ओर से धारा हमें आउटपुट में दे रही है उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे, जिसको कि हम लोड से जोड़ते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थी वाइंडिंग से। अब आइए नेक्स्ट पार्ट यानी कि कंजर्वेटर के बारे में जानते हैं। कंजर्वेटर एक छोटा टैंक होती है जो कि मुख्य टैंक से ऊपर लगा होती है। इसका लगभग आधे स्तर तक इसमें तेल भरा होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो फिगर है वो कंजर्वेटर का है। इसमें आधा से कुछ अधिक तेल भरी होती है। इसका जो कार्य होती है, यह मुख्य टैंक को तेल स्तर को बनाए रखता है, यानी कि कभी अगर मेन टैंक में तेल की कमी होती है उसको पूर्ति करती है। उसके अलावा
तेल का तापमान बढ़ने पर उसके आयतन में होने वाले फैलाव को भी स्थान देती है, इसलिए इसे एक्सपेंशन टैंक के भी नाम से जाना जाता है। जब तेल ठंडा होकर के सिकुड़ता है तो उस समय कंजर्वेटर मुख्य टैंक को तेल आपूर्ति करती है। तो ये कंजर्वेटर का कार्य हो गए और कंजर्वेटर के बारे में जाने। अब आइए नेक्स्ट पार्ट यानी कि बकोल्ज रिले यानी बुकल्स रिले भी इसे कहा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। यह ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न होने पर अलार्म बजा करके सूचना प्रदान करती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, और साथ ही यह ट्रांसफार्मर के स्रोत से भी अलग करती है। बकल्स जो रिले होती है वो स्वचालित सर्किट ब्रेकर की तरह कार्य करती है। यह कंजर्वेटर तथा मेन टैंक से जोड़ने वाला पाइप में लगी होती है। इसमें 2 फ्लोटर तथा 2 मरकरी स्विच भी लगी होती है। ते बुकल्स रिले यानी बल्कोज रिले के बारे में हम लोग जाने। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि मेन टैंक के बारे में जानते हैं। मेन टैंक जो होती है सबसे बड़ा टंकी होती है जिसमें तेल भरा होती है, और इसी में कोर तथा उस पर लपेटी हुई वाइंडिंग को डुबोया जाता है। यह ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा टैंक होती है, और जो इससे छोटा टैंक होती है उसे हम कंजर्वेटर कहते हैं। ये दोनों को आपस में कनेक्ट किया रहता है। जब किसी कारणवश अगर इसमें मेन टैंक में तेल की कमी होती है तो कंजर्वेटर से सीधे आपूर्ति की जाती है, या तेल का अगर फैलाव होता है गर्म होने पर तो सीधे कंजर्वेटर में जाकर के कुछ अत्यधिक फैल जाती है, फिर ठंडा होने पर यह सिकुड़ करके पुनः टैंक में आ जाती है, मेन टैंक में आ जाती है। तो हम लोग मेन टैंक के बारे में जाने। अब आइए नेक्स्ट पार्ट यानी कि ब्रीदर के बारे में जानते हैं। ब्रीदर जो होती है वो कंजर्वेटर टैंक से जुड़ी होती है। इसका काम जो होती है ट्रांसफार्मर के अंदर हवा को बाहर निकालना और बाहर की हवा को फिल्टर करके ट्रांसफार्मर के अंदर भेजना, यानी कि जो बाहर की हवा जब यह लेती है तो नमी को सोख करके अंदर भेजती है। इसमें जो भरा होता है वो कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल भरी होती है, जिससे नमी को सोखने में मदद करती है। मेरा कहने का मतलब है कि यह जो ब्रीदर होती है हमारे नाक की तरह कार्य करती है। अब आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं। शुष्क अवस्था में सिलिका जल का रंग जो होती है वो नीला होती है, लेकिन नमी सोखने के बाद इसका रंग बैंगनी या गुलाबी हो जाती है। यदि सिलिका जल का रंग गुलाबी हो जाती है तो उसमें नमी सोखने के लिए क्षमता जो होती है समाप्त हो जाती है। दोबारा से इसे रीयूज करने के लिए 150 डिग्री से 200 डिग्री पर गर्म करने पर इसे पका करके फिर से उपयोग में लाया जाता है। सिलिका जेल का जो सूत्र होती है SI2 यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड होती है। तो ये हम लोग ब्रीदर एवं सिलिका जेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जाने। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लोजन वेंट के बारे में जानते हैं। एक्सप्लोजन वेंट का अन्य नाम जो होती है प्रेशर रिलीज वाल्व होती है। जब किसी कारणवश ट्रांसफार्मर में तेल का दबाव अत्यधिक बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में इसके वाल्व खुल जाते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर में आग लगने की संभावना कम हो जाती है। कहने का मतलब है अगर तेल हमारी जब गर्म होती है तो उस स्थिति में तेल का फैलाव अत्यधिक होने के कारण ट्रांसफार्मर पर दबाव अत्यधिक बन जाता है, जिसके कारण इसके जो वाल्व हैं वो खुल करके बाहर फेंका जाते हैं, जैसा कि हम एरो से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जब ये दबाव कम हो जाएगी तो आग लगने की ट्रांसफार्मर में जो चांस होती है कम हो जाती है। तो हम लोग एक्सप्लोजन वेंट के बारे में जाने। अब आइए नेक्स्ट इसके पार्ट यानी कि ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में जानते हैं। ट्रांसफार्मर में एक प्रकार का पेट्रोलियम तेल का ही उपयोग किया जाता है, और यह जो तेल होती है शीघ्र आग नहीं पकड़ती है, और जो गर्मी का होती है वो सुचालक तथा बिजली का जो होती है कुचालक होती है। यह ट्रांसफार्मर का ऑयल के नाम से जाना जाता है। यह जो तेल होती है मुख्यतः 2 प्रकार से होती है, नेफ्था और पैराफिन। ये 2 प्रकार से इसके नाम हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कहीं कहीं एग्ज़ाम में पूछ भी दिए जाते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होती है उसमें कौन सा ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसके जो गुण होते हैं क्या होते हैं, तो इसका जो गुण हम बताएं कि यह
गर्मी का सुचालक और बिजली का कुचालक होती है। इसको आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि बुशिंग के बारे में जानते हैं। बुशिंग, ट्रांसफार्मर में बुशिंग को बाहर निकलने वाले तार को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग के तरफ में बुशिंग की जो लंबाई होती है अधिक होती है और लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ बुशिंग की लंबाई कम होती है, यानी कि उससे छोटी होती है। वोल्टेज के आधार पर इसकी साइज का निर्धारण की जाती है। तो ये हम लोग बुशिंग के बारे में जाने। अब आइए नेक्स्ट इसका पार्ट यानी कि ऑयल गैस के बारे में जानते हैं। ऑयल गैस जो होती है वो कंजर्वेटर में उपस्थित तेल के स्तर को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसके माध्यम से हम कंजर्वेटर में तेल की उपस्थिति को देख पाते हैं। यदि किसी कारणवश ट्रांसफार्मर के जो मेन टैंक है और कंजर्वेटर में तेल का स्तर कम हो जाती है तो यहीं से देख करके उसे आवश्यकता अनुसार फिर डाल देते हैं उसमें तेल को। ठीक है, अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि रेडिएटर के बारे में जानते हैं। रेडिएटर ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के साथ जुड़ा होता है। यह प्रायः मोटे स्टील के बने होते हैं। इसकी मदद से ट्रांसफार्मर का गर्म ऑयल रेडिएटर के चारों ओर ऊपर से नीचे की ओर बूंद बूंद ठंडा होकर के गिरती है, जिससे ऑयल का जो ठंडा करने में यह मदद करती है। इसका अन्य जो नाम होती है वो कूलिंग ट्यूब के नाम से जानी जाती है। तो ये मेरा ट्रांसफार्मर के पार्ट के ऊपर छोटा सा वीडियो था दोस्तों, जिसमें हम सभी मेन इम्पोर्टेंट पार्ट को जाने। इसके अलावा भी कई पार्ट होते हैं जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो मेन पार्ट होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बता दिए। तो मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।